हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम करेंगे आज टेस्ट नंबर 28 फोरम आईएएस का। और ये टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए हम करते हैं अपना टेस्ट। और जो भी टेस्ट अगर आपने नहीं देखे तो सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो एक काम करिए, पहले 1 से लेकर 50 तक आप नंबरिंग करिए। फिर अपने मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर बताइए या फिर स्क्रीन पॉज करके आंसर करिए और देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत रियासतों के संघ आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण में रखा गया। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए पहला तो सही है इसमें, लेकिन दूसरा जो है गलत है, क्योंकि इसमें आरक्षित और अनारक्षित विषय थे। जिसमें आरक्षित विषय जो थे वो विदेशी रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामले, जिन्हें विशेष गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित किया जाता था, ना कि संघीय विधायक द्वारा। तो ये गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित और प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न चार्टर अधिनियम बनाए। इनमें से कौन सा सही है? चार्टर अधिनियम महत्वपूर्ण प्रावधान है। 1793 का चार्टर अधिनियम है। इसने कानून निर्माण पेशेवर सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया। 1853 का चार्टर अधिनियम है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। 1833 का चार्टर अधिनियम है। इसने पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में आने मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। कौन सा युग्म सही है? देखिए पहला चेक करते हैं, 1793 वाला। तो ये पहला गलत है, क्योंकि इसके कानून निर्माण पेशेवर सलाह के लिए गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था। तो ये 1793 में नहीं, बल्कि ये किया गया था 1833 के अधिनियम में। तो ये अधिनियम जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये गलत है। और दूसरा 1853 का चार्टर अधिनियम, ये भी गलत है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त किया गया था। ये 1833 के चार्टर में ये भी किया गया था, तो ये भी गलत है। और ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसने पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत और अपने धर्म प्रचार की अनुमति दी थी। तो ये 1813 में दी थी, ना कि 1833 में। तो ये भी गलत है। तो केवल कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों को संवैधानिक स्थिति को पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, या फिर है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें किया गया था संवैधानिक स्थिति को पहली बार इसमें अधिनियमित किया गया था, परिभाषित। तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। चौथा है, भारत के और अपने ऐसे इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियुक्ति समिति है। उद्देश्य है, तो ये है पहला है इसमें एचसिन समिति। तो एचसिन समिति जो है भारत सरकार की भारतीय रियासतों के संबंधों की जांच करता है। तो गलत है, ये सार्वजनिक सेवाओं पर एचसिन आयोग की स्थापना 1886 में की गई थी, जो चार्ल्स एम्पर रस्टन एचसिन की अध्यक्षता में की गई थी। तो और इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन ने की थी, और इसका गठन सार्वजनिक की सेवा की विभिन्न शाखाओं से परिभाषित भारतीयों के प्रवेश को योजना तैयार करने के लिए किया गया था। ये गलत है। और दूसरा क्या है? दूसरा है भारतीय सैंडहर्स्ट समिति। ये पूर्वी बंगाल में हुए दंगों की जांच करता है। तो भारतीय सैंडहर्स्ट समिति या स्कीन समिति की नियुक्ति 1925 में सेना के भारतीयकरण और भारत में सैन्य सेवाओं के प्रशासन के सुधारों का सुझाव देने के लिए की गई थी। तो ये गलत है। और स्ट्रैची कमेटी किस लिए आई थी? तो ये आई थी 1878 से 80 में काल आयोग पर रिचर्ड स्ट्रैची के अध्यक्ष के रूप में गठित किया गया था। इसे अकाल से निपटने के लिए एक समान रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। तो ये भी गलत है, तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में दासता से संबंधित 1843 के अधिनियम 5 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने स्वामियों को अपने दासों की स्वेच्छापूर्वक अपनी जागीर से बांधकर
रखने का अधिकार दिया। इसने स्वामियों को दासों पर अपना दावा जताने के लिए न्यायालय के प्रयोग से वंचित कर दिया। परित्याग के मामलों को सुलझाने में विधि न्यायालय और स्वामी संयुक्त रूप से काम करते थे। दास भूमि के मालिक बन गए। ये बी है। इसने स्वामियों को दासों पर अपना दावा जताने के लिए न्यायालय के प्रयोग से वंचित कर दिया। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका शुरू की। उन्होंने मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 या 2 3 या 1 3? तो इसमें पहला सही है, उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका शुरू की, ये भी सही है। उन्होंने मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, तो ये गलत है। तो जो है कलकत्ता मद्रास की स्थापना जो है ये 1781 वारेन हेस्टिंग द्वारा मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की गई थी। वारेन हेस्टिंग द्वारा, तो ये गलत है। केवल एक ही सही है, 1 एंड 2। नेक्स्ट है, 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब सिफारिश के बारे में। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना थी और शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाया जाना, ये नहीं था। क्या था इसमें? इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और विद्यालय स्तर पर स्थानीय भाषाओं की बात की गई थी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सही है, तो 1 and 3 इज राइट। निम्नलिखित में से मैकाले प्रपत्र के निहितार्थ क्या थे? उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाया जाया। बनारस संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की गई। कौन सा कोट सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसमें उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम तो बनाया गया, लेकिन बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना तब नहीं की गई थी। तो बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्य संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए रोकने का भी इसमें निर्णय किया गया था, ना कि बढ़ावा देने के लिए। और इसमें जो है मैकाले के प्रपत्र में कलकत्ता मदरसा बनारस कॉलेज के प्राच्यों को रोका गया था, ना कि निर्णय लिया गया था। इन संस्थाओं को अंधकार के मंदिर के रूप में देखा गया था, जो खुद में क्षय में गिर रहे थे। और ये तो गलत है, तो केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा पर महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी के विपरीत रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा प्रणाली में पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के तत्वों को मिलाना चाहते थे। दूसरा है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के उपयोग पर पक्षधर थे। कौन सा कथन इसमें सही है? 10 में 9 का। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों की बात, ठीक है। भारत के इतिहास इसी ही है, डी मत समझ लेना। भारत के इतिहास की निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करें। पहले जूट मिल की स्थापना, पहली टेलीग्राफ लाइन का संचालन, प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना, पहले कपास मिल की स्थापना। कौन सा घटनाओं का घटित होने के क्रम में सही कालक्रम है? देखिए, चलिए पहले डेट पे जाते हैं ना, डेट पता चलेगी तभी तो। तो पहली जूट मिल ये क्या 1855 में स्थापित है, 1855। और ये जो है पहली टेलीग्राफ लाइन की स्थापना कब की गई थी? तो पहली टेलीग्राफ की लाइन की स्थापना 1851 में की गई थी, ठीक है। डायमंड हार्बर, कलकत्ता और डायमंड हार्बर को जोड़ने वाली। और ये जो है क्या है, प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना 1907 में हुई थी, 1907। और पहली कपास मिल की स्थापना तो ये हुई थी 1854 में, 1854 में। अब मिलाइए, तो पहले टेलीग्राफ लाइन चली थी 1851 में, और फिर 55 में जूट मिल की स्थापना, मतलब 2 1 यहीं पर है, 2 1, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 1 मिनट, 2 है, ये 54 वाला होगा ना, कहाँ ये हो जाएगा, 2 4 होगा ना, 2 4 1 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकारों के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया था? तो याद रखना जरूरी है, न्याय प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व या पुलिस, किसका माना गया था?
देखिए इसमें न्याय प्रशासन को, भू राजस्व को और पुलिस को माना गया था। तो 1, 2, 4 1 1, 3, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। और स्थानीय सरकार जो था ये हस्तांतरित में था, ठीक है। आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय में डिवाइड थे। और ये है आधुनिक भारत में पुलिस प्रणाली के विकास के संदर्भ में कथन विचार करें। लॉर्ड मेयो ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य से मुक्त कर दिया और पहली बार एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जिला पुलिस बल के प्रमुख के रूप में पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया था। पुलिस अधिनियम 1861 ने देश के लिए एक अखिल भारतीय पुलिस प्रणाली बनाई। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 3 या 3 या कोई नहीं। तो इसमें जो है पहला गलत है। इसमें लॉर्ड मेयो नहीं थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने जमींदारों के लिए पुलिस कर्तव्य को मुक्त कर दिया और पहली बार एक नियमित पुलिस प्रणाली बनाई। और दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जिला पुलिस बल के प्रमुख के रूप में पुलिस अधीक्षक एसपी का पद सृजित किया। तो विलियम बेंटिक ने जो है ये नहीं लॉर्ड जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पुलिस अधीक्षक एसपी पद को नियुक्त करने के बजाय उसे समाप्त कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने कलेक्टर मजिस्ट्रेट को जिलों में पुलिस बल का प्रमुख बनाया था। तो ये गलत है। और पुलिस अधिनियम 1861 में देश के लिए एक अखिल भारतीय पुलिस प्रणाली बनाई। ये भी गलत है क्योंकि अखिल भारतीय पुलिस का गठन नहीं किया गया था, अंग्रेजों ने इसका नहीं किया था। पुलिस अधिनियम 1861 ने प्रांतों में पुलिस व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत किए थे। तो ये तो गलत है, तो केवल कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देवी आंदोलन, अहोम आंदोलन, पहाड़िया विद्रोह या तेभागा आंदोलन। टाइम जानना जरूरी है। पहाड़िया देवी आंदोलन कब हुआ था? ये 1922 से 23 में हुआ था। 1922 22 लिख देती हूँ ना, 23। और अहोम सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1828 में। 1828 अहोम। और ये पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? ये 1778 में हुआ था। 1778 में। तेभागा कब हुआ था? तेभागा ये हुआ था आपका 1946 में। 1946-47 में। 1946-47 में। तो सबसे पहले तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था, मतलब तीसरा इन दोनों में है। पहाड़िया के बाद हुआ था ये आपका अहोम। 3-2 तो 3-2 हो जाएगा। 1-4 ऑप्शन बी। बाकी इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। 1899 के मुंडा विद्रोह के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में उभरा। इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से विद्रोह भड़क उठा। आंदोलन ने मिशनरियों और सरकारी अधिकारियों को उत्पीड़न के स्रोत के रूप में पहचाना। अंग्रेजों ने मुंडारी खुंटकट्टी प्रणाली को मान्यता देते हुए काश्तकारी अधिनियम 1903 पारित किया। कौन सा कथन सही है? 1, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या 1, 4। पहला तो सही है। ये विद्रोह जो था वो छोटा नागपुर, सिंहभूम में, रांची में उभरा था। और इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को विद्रोह भड़का था। तो ये गलत है। विद्रोह जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न के कारण हुआ था। आंदोलन ने मिशनरियों और सरकारी अधिकारियों को उत्पीड़न के स्रोत के रूप में पहचाना। ये सही है। और अंग्रेजों ने मुंडारी खुंटकुट्टी प्रणाली को मान्यता देते हुए काश्तकारी अधिनियम 1903 पारित किया। ये भी सही है। तो कौन सा सही है? 1, 3, 4। नेक्स्ट है विलियम जोन्स, हेनरी कोलब्रुक और नाथनियल हॉल्डे ने निम्नलिखित में से कौन सी समानता थी? वे भारतीय संस्कृति और समाज के आलोचक थे। वेस्ट इंडिया कंपनी की अदालतों में न्यायाधीश थे। दक्षिण एशिया का इतिहास और समाज पढ़ने वाले प्रोफेसर थे। वे भाषाविद थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण एशिया की संस्कृति व्याख्या करने का प्रयास किया। कौन सा सही है? तो डी ही सही है। वे भाषाविद थे और जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की दक्षिण एशिया की संस्कृति की व्याख्या करने का प्रयास किया। 1856 और 1855-56 के संथाल हुल के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था। महेशपुर का युद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। तो इसमें जो हो जाएगा यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था। सही है। महेशपुर का युद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना। ये भी सही है। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। सही। गलत है ऑप्शन 1, 2। विलियम बेंटिक द्वारा शुरू की गई न्यायिक सुधारों के संदर्भ में कथन कौन सही है? पहली बार यूरोपीय विषयों को सिविल न्यायालय के लिए अधिकार क्षेत्र में लाया गया।
सिविल विवादों के निपटारे के लिए जिला दीवानी अदालतें स्थापित की गईं और आपराधिक विवादों के निपटारे के लिए जिला फौजदारी अदालतें स्थापित की गईं। भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए मैकाले के तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतों को कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 उच्च न्यायालयों में विलय कर दिया गया। तो इसमें जो था भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए मैकाले के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन और स्थानीय निकायों पर उनकी टिप्पणियों के संबंध में निष्कर्षण विचार करें। आयोग ने स्थानीय निकायों पर प्रांतीय नियंत्रण बढ़ाने की सिफारिश की। आयोग ने पाया कि स्थानीय निकायों और स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं का उपयोग राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थन जुटाने और जनता को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। कथन 1, कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 1 कथन 2 सही नहीं है, मतलब सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। कथन 1 सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। देखिए पहला तो सही है, आयोग ने स्थानीय निकाय पर प्रांतीय नियंत्रण बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन जो है दूसरा गलत है। आयोग ने पाया कि स्थानीय निकायों में स्थानीय प्रशासनिक की तो जो है तो इसमें साइमन कमीशन राष्ट्रवादियों द्वारा जन प्रभाव के लिए स्थानीय निकायों के इस्तेमाल पर टिप्पणी नहीं की थी, तो ये गलत है। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अधिनियम ने बालक शब्द को परिभाषित किया था। महिलाओं के लिए अधिकतम कार्य घंटे प्रतिदिन 11 घंटे निर्धारित किए गए थे। अधिनियम के अंतर्गत विनियमित कारखानों में विभिन्न चाय और कॉफी बागान इकाइयां और नील कारखाने शामिल थे। एक सही है, 2 3 सही है, 2 सही, 1 2 3 सही है। पहला सही है, अधिनियम में बालक शब्द को परिभाषित किया गया था, सही है। दूसरा गलत है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में नहीं किया गया था, और इसमें 11 घंटे का छुट्टी डिसाइड हुई, 1891 में हुआ था। और ये है तीसरा भी गलत है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश स्वामित्व वाली चाय और कॉफी बागानों और नील कारखानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था, जहाँ कठोर परिस्थिति में श्रम जारी था। तो केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है राजस्व प्रणाली है भारत में प्रस्तुत और महत्वपूर्ण विशेषता। तो राजस्व खेती है, वॉरेन हेस्टिंग का था। भूमि राजस्व संग्रहण सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिए गए। और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक सरकार को निश्चित राजस्व देना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी होल्ट मैकांची की। और भू राजस्व का निर्धारण सीधे तौर पर व्यक्तिगत कृषकों द्वारा किया जाता था तथा इसमें जमींदारों जैसे बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती थी। मालवाड़ी लॉर्ड प्रणाली बेसिकली भू राजस्व का निर्धारण गांववार या संपदावार किया जाता था तथा भुगतान के लिए ग्राम प्रधान उत्तरदायी होते थे। उपरोक्त व्यक्तियों से कितनी पंक्तियां की जानकारी सही ढंग से मिली थी? 1 2 3 4। तो इसमें जो है पहला जो है देखते हैं इसमें क्या बोला है। पहला है राजस्व खेती, ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। ठीक, देखिए इसके बारे में बात करें तो राजस्व खेती इसको बोलते हैं इजारा प्रणाली। ये सम्राट जहांगीर शाह जो 1712-13 के अधीन शुरू की गई थी। ये भूमि राजस्व एकत्र करने वाली और नीलामी करने वाली की प्रणाली थी। सरकार के अग्रिम रूप से निश्चित राशि का भुगतान करा जाता था, बदले में ठेकेदार किसानों को कर वसूलने जैसे अधिकार प्राप्त थे। तो ये जो है ये रेवेन्यू फार्मिंग या इजारा प्रणाली है। क्या है? ये वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किया गया था, तो सही है। और ये है भारत में प्रस्तुत हुआ था। भूमि राजस्व संग्रहण अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वालों को नहीं बल्कि किसानों को मिलता था ना, जमींदारों को, ठेकेदारों को। तो ये गलत है। और दूसरा है अस्थाई बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था इसके बारे में बात करें तो ये जो है ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व को एक अस्थाई दर पर जो है बढ़ाने की अनुमति में 10/11 पर वसूला जाता था। और स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरित बना दिया गया था जमींदारों के लिए जो किसानों से वसूलने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, इसमें सूर्यास्त खंड जोड़ा गया था। इसके अनुसार करों का भुगतान न करने की स्थिति में जमींदार सरकार अपने अधीन कर लेती थी। इस प्रणाली का उद्देश्य अंग्रेजों के एक स्थिर राजस्व बनाना था। और इसमें जो है
जो है इसमें अक्सर किसानों का शोषण होता था और उत्पादकता में गिरावट आती थी। तो ये जो है आपका ये जो है सही है जानकारी, यही दूसरा। और तीसरा देखते हैं, ये रहा रैयतवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी। तो ये जो है ये है थॉमस, ये देखिए हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू, रैयतवाड़ी जो थी ये शुरू किया था मुनरो ने, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो ने। तो वैसे ही गलत हो जाता है, तो इसको हटाइए। और तीसरा जो है महालवाड़ी प्रणाली, ये जो है हॉल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था ना, इसको हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, ये भी गलत है। तो मतलब केवल एक ही जानकारी सही है, पहला और दूसरा वो भी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, 1793 चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, तो 1833 में किया गया था। चार्ल्स मैडकॉक को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स मैडकॉक ने 1823 में लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम किया था। कौन सा कथन इसमें सही है? कथन कारण वाला है वही, ऑप्शन तो वही है। देखिए चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, ये बात तो सही है। लेकिन चार्ल्स मैडकॉफ ने 1823 के लाइसेंसिंग विनियमित अधिनियम किया था, तो गलत है। 1823 के लाइसेंसिंग विनियमन कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम द्वारा किया गया था, ना कि इनके द्वारा। केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, यह राजा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित फारसी भाषा की पत्रिका थी। ये भारत और आयरलैंड दोनों में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना में सहायक थी। कौन सा विकल्प ऊपर दिए गए विवरण से मेल खाता है? समाज कौमुदी, जामे जहानुमा और रफ्तास्त गुफ्तार और मिरातुल अखबार। ये मिरातुल अखबार था। भारत में इतिहास के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। कोशेष है, मुद्रित सूती कपड़े, चीपीगार है, विशेषज्ञ ब्लॉक प्रिंटर और कारवा सराय है, व्यापारियों कारवा के लिए सड़क किनारे सराय। तो तीनों ही सम्मिलित है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष की उम्र में स्नातक, 20 वर्ष की उम्र में सुधारक, प्रोफेसर और सह संपादक, 25 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के सचिव, 29 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और 31 वर्ष की उम्र में महत्वपूर्ण शाही आयोग के समक्ष प्रमुख गवाह, 34 वर्ष की उम्र में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की उम्र में केंद्रीय धारा सभा विधायक और 39 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी स्वयं अपना गुरु मानते थे, एक जीवनी लेखक। इस प्रकार वर्णन करते हैं। कुछ पता हो ना पता हो, इतना तो पता होगा, वो किसे अपना गुरु मानते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रनाटे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सिंपल सा है। जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे वो कौन थे? बाल गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन जानकारी दी गई है? बताना कौन सही है। मोहपिला विद्रोह है, चित्तूर सिंह थे। आंदोलन ब्रिटिश द्वारा उच्च राजस्व मांग था। बारडोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। प्राधिकारियों द्वारा भू राजस्व की मांग में वृद्धि था। नील विद्रोह था, वासुदेव बलवंत फड़के। किसानों को नील की कृषि करने के लिए मजबूर, उनका शोषण किया गया। हाउ मेनी पेयर्स आर मैच्ड? पहला है, देखिए जो मोहपिला विद्रोह था 1921 में हुआ था। इसका नेतृत्व बरिया कुलनाथ जो है, बरियाम कुलनाथ, कुंजा अहमद हाजी जैसे नेताओं ने किया था, इन्होंने नहीं किया था। और ये तो ये दमनकारी जमींदारी औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ था, तो ये गलत है। और बारडोली सत्याग्रह जो था, ये तो भाई सही है, वल्लभ भाई पटेल थे, ये राजस्व वृद्धि के लिए था। नील विद्रोह, नील विद्रोह जो है बंगाल में शुरू हुआ था और इसकी तो सभी को पता होगा किसने नेतृत्व किया था। तो नदिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जैसे स्थानीय नेताओं ने किया था। तो बगान मालिकों के शोषण के लिए था ना, मालिकों द्वारा शोषण के खिलाफ हुआ था ये। तो ये गलत है। तो मतलब इसमें एक ही सुमिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक और आचार्य नरेंद्र देव। तो सभी ये जुड़े थे, ऑप्शन डी। 1940 के दशक के अंत में तेलंगाना किसान आंदोलन के बारे में कथन विचार करें। गांधीवादी सत्याग्रह सिद्धांत पर आधारित एक अहिंसक आंदोलन था। बेगार प्रथा का उन्मूलन आंदोलन की महत्वपूर्ण मांगों में से एक था। 28। तो इसमें गांधीवादी सत्याग्रह सिद्धांत पर आधारित एक अहिंसक आंदोलन था, ये गलत है।
तो तेलंगाना आंदोलन एक सशस्त्र संघर्ष, अहिंसक संघर्ष नहीं है, जो 1946 में नलगोंडा जिले के जनगांव तहसील के एक देशमुख विष्णु रामचंद्र रेड्डी के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था। दूसरा है सही है, केवल 2 ही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलनों में व्यक्तियों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। शशिपथ बनर्जी के कामगार वर्ग की शिकायतों को उजागर करने के लिए भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र शुरू किया। एन एम लोखंडे ने बॉम्बे मिल एवं मिड मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में के शुरुआती श्रमिक संगठनों में से एक था। सेराबजी सपूरजी बंगाली ने मिल मजदूरों के हितों के समर्थन में दीनबंधु अखबार की शुरुआत की। कौन सा कथन सही है? इसमें पहला भी सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये तीसरा गलत है, क्योंकि दीनबंधु जो है सोराबजी सपूरजी बंगाली द्वारा नहीं, बल्कि एस एस कृष्णराव पांडुरंग भालेकर द्वारा शुरू किया गया था। तो ये गलत है, केवल 1 और 2 सही है। तीसरे, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के संदर्भ में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के बारे में कौन सा कथन सही है? ये विधेयक ट्रेड यूनियन शब्द को परिभाषित करता है तथा ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने न्यूनतम 12 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ट्रेड यूनियन के किसी भी नियम के अधीन पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है। इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियन को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया। तो ये पहला ही सही है, दूसरा तीसरा गलत है। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है ट्रेड यूनियन अधिनियम नाबालिगों की ट्रेड यूनियन की सदस्यता का अधिकार प्रदान करता है, और कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, और 12 वर्ष नहीं 15 वर्ष। इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया। तो इसमें जो है ये ट्रेड यूनियन 1926 ट्रेड यूनियनों को सिविल अपराधी दोनों तरह की प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी, जिसमें वैध गतिविधियों की अभियोजन सुरक्षा मिली थी। इसमें उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि अधिनियम ने सीमाएं लगाई, लेकिन ट्रेड यूनियन को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया। राइट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। असम प्रांत का निर्माण 1911 में हुआ था। असम के 11 जिलों का बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप से अलग कर दिया गया और 1874 के एक मुख्य आयुक्त के अधीन एक स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किया गया। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 32, भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के संदर्भ में कथन विचार करें। इसके तहत भारतीय राज्यों को ब्रिटिश वर्चस्व को स्वीकार करना और आंतरिक प्रशासन पर संप्रभुता बनाए रखते हुए सभी प्रकार की बाह्य संप्रभुता को त्यागना है। इसके तहत भारतीय राज्यों में ब्रिटिश निवासी राजनयिक एजेंट के रूप में कार्य करते रहे हैं, जिनका राज्यों के आंतरिक शासन पर कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं था। कौन सा कथन सही है? ये कथन एक जो है सही है और कथन दूसरा गलत है, ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुंदरा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? मोआ मरिया का विद्रोह, पेलियार विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, दीवान वेलुथम्पे का विद्रोह। तो ये था दीवान वेलुथम्पे का विद्रोह। पाइका विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय कौड़ी मुद्रा को समाप्त करने तथा कर का भुगतान चांदी में करने की अनिवार्यता के लिए कारण पाइका लोगों में आक्रोश फैल गया और इस विद्रोह को क्षेत्र के स्थानीय जमींदारों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ। तो ये जो है ये तीनों ही बातें सही है। 35, निम्नलिखित में से कौन सा 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? बी कृष्णा पिल्लई, ई एम एस नबुंदरी पाद और केसी जाट, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय, सीपी रामास्वामी अय्यर के कामराज और वीरेन लिंगम पंतुलु, अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता। तो ये था अशोक मेहता, टी एस रामानुजन और जी जी मेहता। औपनिवेशिक शासन के दौरान जनजातीय विद्रोहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विद्रोह है वर्तमान घटना का क्षेत्र है। कोया विद्रोह है, सिंघभोस विद्रोह है, रामोशी विद्रोह है। तो कोया विद्रोह है आंध्र प्रदेश से, ये सही है। और सिंघभोस विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो सिंघभोस विद्रोह की शुरुआत पूर्वोत्तर सीमांत मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश से हुई थी, तो ये गलत है, पंजाब नहीं। रामोशी महाराष्ट्र से सही है। और ये 1 and 3
भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में 1784 ईस्ट इंडिया अधिनियम का महत्व क्या है? यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाया गया पहला ब्रिटिश कानून था। इसने ब्रिटिश भारत में प्रशासन की केंद्रीय प्रक्रिया शुरू की। यह भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित करने वाला पहला अधिनियम था। तो केवल तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ऑप्शन हो जाएगा थे। और उन्होंने 1940 के दशक मुंबई में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। वे अनुसूचन समिति के सदस्य थे। और क्या है, 1931 में कानपुर बेल्शेविक षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। किसके बारे में है? अरविंद घोष, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तेज बहादुर सप्रू या एम एन रॉय? तो ये है एम एन रॉय के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए किसान आंदोलनों की प्रकृति का सही वर्णन करता है? आर्थिक मुद्दों के बजाय ये आंदोलन मुख्यतः राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित थे। इन आंदोलनों की क्षेत्रीय पहुंच बहुत व्यापक थी, जो अधिकतर एक से अधिक प्रांतों तक फैली हुई थी। मध्यम वर्ग के राष्ट्रवादी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों ने इनमें से कुछ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये केवल तीसरा सही है। ये आर्थिक मुद्दों के बजाय आंदोलन रणनीतिक था, तो ये गलत है। यह पूरी जो है आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित थी। और दूसरा गलत है, क्योंकि इन आंदोलनों को क्षेत्रीय पहुंच सीमित थी और क्षेत्रीय पहुंच एक विशेष स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित थी। 1875 के दक्कन दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना है। इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा भूमि राजस्व की मांग में 50% से अधिक की वृद्धि विद्रोह के भड़काने के कारणों में से एक थी। पूना सार्वजनिक सभा में जैसे संगठनों ने दंगों का सक्रिय समर्थन किया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 इस आंदोलन के प्रमुख पड़ाव में से एक था। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन जी। अछूत लोगों को लक्ष्य बनाने वाली पहली मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? गोपाल बाबा वलंगर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अम्बेडकर? किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोपाल बाबा वलंगकर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लीटन के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेटों के निर्णयों के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी। कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेटों के निर्णयों के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती थी, या नहीं है? तो इसमें जो है इसमें मजिस्ट्रेट का जो निर्णय होता था अंतिम होता था, इसमें कोई अपील नहीं की जा सकती थी, तो गलत है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नागपट्टिनम, टेका, पाटन 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रित कौन थे? तो तीनों ही थे। भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में कथन विचार करें। जेम्स मिल ने भारतीय शिक्षा की प्रति प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय शिक्षा पारंपरिक भारतीय ज्ञान के बजाय पश्चिम की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करती है। बाकी ऑप्शन वही है, तो सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले कथन का, तो इसका ऑप्शन भी ए ही हो जाएगा। और है, भारत में रियासतों के बारे में लिखने से कौन सा कथन गलत है? मतलब सही नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि राज्य भारत पाकिस्तान के शामिल हो या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये तो सही है। और भारत या पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहने का निर्णय रियासतों के लोगों पर नहीं बल्कि रियासती शासकों पर छोड़ दिया गया, ये भी सही है। त्रावणकोर के शासक ने पहले स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, ये भी सही है। त्रावणकोर राज्य अंततः जन्म संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल हुआ, गलत है, क्योंकि त्रावणकोर राज्य जन्म संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय त्रावणकोर के शासक चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा ने भारत के औपनिवेशिक विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण से पहले 25 जुलाई 1947 को भारत में शामिल होने का फैसला किया। आधुनिक इतिहास की उस अवधि के संदर्भ में आमतौर पर हम भारत में व्यापारिक पूंजीवाद का युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? इस युग के दौरान भारत में ब्रिटेन को कोई धन का प्रवाह नहीं हुआ। ब्रिटेन में मशीन से बने सामान के आने के कारण भारत के विदेशी उद्योगों को पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। सॉरी, तो गलत है। पहला गलत है क्योंकि इसमें धन का पलायन हुआ था, प्रवाह नहीं। और ब्रिटेन में मशीन से बने सामान आने के कारण भारत में, तो देखिए इस अवधि के दौरान भारत अभी भी तैयार माल, विशेष रूप से वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक था। ब्रिटिश निर्मित सामान अभी भी भारतीय बाजार में प्रमुख नहीं थे, तो ये भी गलत है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर आधारित था?
हंटर, हार्टोज समिति, सैंडलर या रैले? तो ये था रैले पर। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू किए गए समाचार पत्र और संस्थापकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र संस्थापक हैं सोम प्रकाश, पत्रिका सोम प्रकाश है द्वारकनाथ विद्याभूषण का, सुधारक है एम जी रनाडे का, हितवाद है गोपाल कृष्ण गोखले का, बंगाली गिरीश चंद्र घोष का। तो कौन सा सही है? तो पहला सही है, सोम प्रकाश है द्वारकानाथ विद्याभूषण का। दूसरा गलत है, ये सुधारक जो है एम जी रनाडे का नहीं बल्कि गोपाल गणेश अगरकर का है। और तीसरा सही है, हितवाद है गोपाल कृष्ण गोखले का। और चौथा भी सही है, बंगाली है गिरीश चंद्र घोष का। तो 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कोल विद्रोह का प्राथमिक कारण था? जनजातीय क्षेत्रों में नील की खेती को बढ़ावा देना, कौड़ी मुद्रा का उन्मूलन, जनजातीय गांवों को गैर जनजाति को पट्टे पर देना या जनजातीय क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। तो ये हो जाएगा जनजातीय गांवों को गैर जनजाति को पट्टे देना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत की पहली रेलवे लाइन का शुभारंभ, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह। उपरोक्त में से कितनी घटनाएं लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इसमें जो हुई थी, पहला जो हुआ था भारत की रेलवे लाइन, ये तो पता ही होगा सबको, 1853 में। सही है। और ये दूसरा गलत है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना, ये जो है किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की संकल्पना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन औपचारिक रूप से लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के बाद कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। और ये तीसरा है, तीसरा सही है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी और यूरोपीय सैनिकों द्वारा जो है श्वेत विद्रोह, तो ये जो हुआ था कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था, ना कि इसके। तो 1 और 3 सही, मतलब 2 ही सही है। और ये 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी किया करिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जल्दी आपको सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।